मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुल्ज़िम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल में गिरफ्तार। मुस्तफ़ा कत्ल केस पर आज न्यूज़ की खुसूसी कवरेज आपने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की 14 फरवरी को तस्दीक की गई। कराची का डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA, जहां चमचमाती गाड़ियां और ऊंची दीवारों के पीछे अमीर घरानों की लग्जरियस लाइफ बसती है, लेकिन जनवरी 2025 की एक ठंडी रात ने इस एलीट इलाके का वो चेहरा बेनकाब किया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। 21 साल का BBA स्टूडेंट मुस्तफ़ा आमिर, जिसे उसके बचपन के सबसे करीबी दोस्त ने बुलाया तो पार्टी के लिए था, लेकिन वो मौत का जाल निकला। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये दास्तान है ड्रग्स, इल्लीगल वेपन्स, एक टॉक्सिक लव ट्रायंगल और उस डार्क वेब की जो हमारे शहर के बड़े घरों में दबे पांव दाखिल हो चुकी है। इस कहानी के दो किरदार हैं। पहला मुस्तफ़ा आमिर, एक खुश मिजाज नौजवान जिसका ताल्लुक एक अमीर घराने से था, लेकिन जिंदगी के रास्ते थोड़े भटक चुके थे। कुछ वक्त पहले मुस्तफ़ा को ANF ने ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा था, मगर वो बेल पर बाहर आ गया। दूसरा किरदार है अरमगान कुरैशी, मुस्तफ़ा का बचपन का दोस्त, लेकिन रिकॉर्ड किसी प्रोफेशनल गैंगस्टर से कम नहीं। 11 क्रिमिनल केसेस, ट्रैफिकिंग, फायरिंग और किडनैपिंग। अरमगान सिर्फ एक अमीर बाप का बेटा नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया का किंग पिन था जहां कॉल सेंटर फ्रॉड से लेकर इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स तक के तार जुड़ रहे थे। लेकिन इन दोनों दोस्तों के दरमियान दुश्मनी की आग कब भड़की? इसका मरकज थी एक लड़की, मार्शा शाहिद। मार्शा जो मुस्तफ़ा की 4 साल से दोस्त, लेकिन इल्जामात के मुताबिक वो इस लव ट्रायंगल का वो खतरनाक हिस्सा थी जिसने आग पर तेल का काम किया। न्यू ईयर्स ईव यानी 31 दिसंबर 2024 मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान मार्शा को लेकर एक शदीद झगड़ा होता है। अरमगान जो पहले ही गुस्से का तेज और ड्रग्स का आदी था, मुस्तफ़ा को दुनिया से मिटाने की धमकी दे देता है, मगर मुस्तफ़ा को क्या पता था कि उसके बचपन का दोस्त वाकई उसकी जान ले लेगा। मुस्तफ़ा के कत्ल से ठीक 24 घंटे पहले 5 जनवरी 2025 को अरमगान के DHA वाले घर पर एक ऐसी दहशतनाक वारदात हुई जिसने ये साबित कर दिया कि अरमगान का जहन किस हद तक वायलेंट हो चुका था। एक नौजवान लड़की को अरमगान ने अपने घर बुलाया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मामला तल्ख कलामी से निकलकर बदतरीन तक पहुंच गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने उस लड़की को लोहे की रोड से निशाना बनाया। उसे न सिर्फ जिस्मानी तौर पर जख्मी किया गया, बल्कि उसके सर पर गन रखकर मौत की धमकी दी गई। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस तशद्दुद के बाद अरमगान ने खुद ही एक कैब मंगवाई और उस जख्मी लड़की को उसमें डालकर हॉस्पिटल भेज दिया। ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसे अगर उस वक्त संजीदगी से लिया जाता तो शायद अगले दिन मुस्तफ़ा की जान बच सकती थी। ये लड़की बदकिस्मती से इस केस का पहला विक्टिम बनी और ये सारा वाकया उस डार्क पार्टी कल्चर का हिस्सा था जो इस एलीट सर्कल में पिछले कई महीनों से चल रहा था। 6 जनवरी 2025 रात के 9 बज रहे थे। मुस्तफ़ा आमिर को एक कॉल आती है। ये कॉल उसके बचपन के दोस्त अरमगान की थी। अरमगान उसे बातचीत करने और इख्तलाफात खत्म करने के बहाने अपने घर बुलाता है। मुस्तफ़ा अकेला ही उसके घर पहुंच जाता है। उसे नहीं मालूम था कि वो किसी महफिल में नहीं बल्कि अपनी मौत के कुएं में कदम रख रहा है। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के, तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा, देखो। घर के अंदर दाखिल होते ही माहौल बदल गया। वहाँ सिर्फ अरमगान नहीं बल्कि उसका पुराना मुलाजिम और पार्टनर इन क्राइम शिराज भी मौजूद था। शुरुआत हल्की बहस से हुई, लेकिन अरमगान जो पहले ही गुस्से और नशे का आदी था, उसने पुराने झगड़ों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। मार्शा शाहिद का जिक्र आया, पुराने झगड़ों की आग भड़की और फिर दोस्ती का रिश्ता लोहे की रोड की आवाज में गुम हो गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुस्तफ़ा को लोहे की रोड से बेरहमी से गया। उसके हाथ और पांव सफेद कपड़े से बांध दिए गए। उसे सीढ़ियों से घसीटा गया। अरमगान ने न सिर्फ उसे मारा बल्कि एविडेंस मिटाने के लिए मुस्तफ़ा की ही गाड़ी का इस्तेमाल किया। गाड़ी में पेट्रोल खत्म था तो अरमगान ने घर से पेट्रोल का कैन निकाला। मुस्तफ़ा की लाश को उसकी अपनी ही गाड़ी की ट्रंक में डाला गया। अगला स्टॉप था हब बलोचिस्तान। सुबह के 4:30 बज रहे थे। हब चेक पोस्ट के करीब दुनिया से छुपकर अरमगान और शिराज ने गाड़ी को आग लगा दी। मुस्तफ़ा की लाश
उस गाड़ी के अंदर कोयला बन चुकी थी। दोनों कातिल वहां से पैदल निकले। रास्ते में एक होटल पर नाश्ता करने की कोशिश की, लेकिन हाथों में गन देखकर और उनका हुलिया देखकर लोग डर गए। आखिरकार लिफ्ट लेकर ये दोनों कराची वापस पहुंच गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गाड़ी चलाने के बाद अरमगान और शराज तो कराची वापस पहुंच गए, लेकिन बलोचिस्तान की सर्दी में एक जली हुई गाड़ी ने राहगीरों की तवज्जो खींच ली। 12 जनवरी 2025 को बलोचिस्तान पुलिस ने हब के करीब से एक बुरी तरह जली हुई रिकवर की, जो गाड़ी की ट्रंक में थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि पुलिस को उस वक्त तक ये नहीं मालूम था कि ये मुस्तफा आमिर है। लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहचान नामुमकिन हो रही थी। कानूनी पेचीदगियों की वजह से ईदी फाउंडेशन ने उस लाश को अनक्लेम समझकर एक लावारिस कब्रिस्तान में दफना दिया। मुस्तफा के पेरेंट्स को उस वक्त तक सिर्फ ये लग रहा था कि उनका बेटा गायब है या उसे किडनैप किया गया है। 6 जनवरी को कत्ल होता है, मगर गिरफ्तारी होती है 8 फेब को। पूरे 33 दिन, ये 1 महीना कातिलों के लिए सबूत मिटाने का गोल्डन टाइम था। अरमगान ने सोचा था कि बलोचिस्तान में लाश जलाने के बाद कहानी खत्म हो गई है। उसने पूरी कोशिश की कि मुस्तफा के घर वालों को गुमराह किया जा सके। इस बीच अरमगान ने दुनिया के सामने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने रेगुलर बिजनेस, इल्लीगल कॉल सेंटर और ड्रग्स वगैरह में मसरूफ रहा। जब मुस्तफा की माँ उसे कॉल करती थी तो वो निहायत इत्मीनान से जवाब देता था कि आंटी, मुस्तफा तो मेरे पास आया ही नहीं, मैं खुद परेशान हूँ। उसने मुस्तफा का फोन और सिम रास्ते में कहीं फेंक दिया था ताकि पुलिस लोकेशन ट्रेस न कर सके। शुरू में ये केस सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का था। कराची पुलिस ने भी शुरू में इसे इतनी संजीदगी से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। मुस्तफा के घर वाले दर दर की ठोकरें खाते रहे। जब बलोचिस्तान पुलिस को 12 जनवरी को लाश मिली तो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से कराची पुलिस को काफी देर तक पता ही नहीं चला कि लाश मुस्तफा की है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा मोड़ पुलिस ने नहीं बल्कि मुस्तफा की मां ने लिया। उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने अरमगान के होश उड़ा दिए। वजीहा आमिर ने बताया कि उन्हें शुरू से ही अरमगान पर शक था। मुस्तफा के गायब होने के बाद उन्होंने मुस्तफा की एक दूसरी सिम कार्ड ढूंढ निकाली जो घर पर मौजूद थी। उन्होंने वो सिम अपने फोन में डाली और मुस्तफा के नाम से उसके दोस्तों को कॉल्स करना शुरू कर दी। जब अरमगान के फोन की स्क्रीन पर मुस्तफा का नाम आया तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। अरमगान ने सोचा था कि उसने तो मुस्तफा का फोन और सिम हब के रास्ते में कहीं फेंक दिया था, तो फिर मुस्तफा उसे कॉल कैसे कर सकता है। यही वो लम्हा था जब कातिल पैनिक हो गया। अरमगान को लगा कि शायद मुस्तफा जिंदा बच गया है या कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने घबराहट में कॉल्स उठाना बंद कर दिए और अजीब और गरीब हरकतें करने लगा। माँ की इस एक छोटी सी कोशिश ने कातिल के चेहरे से इत्मीनान का मुखौटा उतार फेंका और पुलिस के लिए शक की बुनियाद मजबूत कर दी। यही नहीं, वजीहा आमिर ने यह भी एक्सपोज किया कि उन्हें गुमराह करने के लिए 2 करोड़ रुपए की तवान कॉल करवाई गई थी ताकि उन्हें लगे कि ये किडनैपिंग का केस है। मगर उनका दिल जानता था कि दुश्मन बाहर नहीं, कोई घर के अंदर ही है। उन्होंने ठान ली थी कि जब तक वो अपने बेटे के कातिल को सजा नहीं दिलवाएंगी वो चैन से नहीं बैठेंगी। इसीलिए तो नहीं, आप मुझे पहले उसका कोई उसका सबूत देंगे। नहीं, ये भी हम नहीं करते। सबूत दें फिर उसको आगे दिया जाए, गाड़ी दी जाए, तरह नहीं होता। इसमें पागल दिखते हैं। ठीक है बैठे हैं यहाँ पर। भाई, बात करवानी है आपको मेरे से, इतना जाहिर है मुझे भी तो जानना है ना। कुछ भी नहीं करवाना है, जो भी होगा फेस टू फेस होगा। ये छोड़ो, 23 लोगों के फोन आ रहे हैं, 24 लोगों के। भाई, अभी तस्वीर बच्चे की भेज दो। हम कुछ भी नहीं भेजते, जो भी होगा सामने सामने होगा। आ रही है समझ? कहाँ होगा ये आ रही। भाई, बात सुने, जो रकम आप बोल रहे हैं ना वो मैं कोई लेके थोड़ी ना बैठी हूँ जो मैं एकदम से आप बोलेंगे और मैं लेके आ जाऊंगी। चलो, नंबर है तुम्हारे पास, इस पर कॉल कर लेना। जब बाकी इससे तसल्ली हो जाए फिर यहाँ फोन कर लेना। 8 फेब 2025 मुस्तफा के गायब होने के तकरीबन 1 महीने बाद AVCC और CPLC की टीम ने अरमगान के DHA वाले घर पर धावा बोला। पुलिस को पक्का यकीन था कि सबूत इसी घर की दीवारों में छुपे हैं, मगर अरमगान जो अपने बाप की ताकत और असले के गुमान में था, उसने सरेंडर करने की बजाय कानून पर ही गोली चला दी। घर के अंदर से होने वाली फायरिंग में 2 पुलिस ऑफिसर्स जख्मी हुए। उनमें DSP एहसन जुल्फिकार भी शामिल थे, जिन्हें गहरा जख्म लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अरमगान और उसके साथी शराज को गिरफ्तार कर लिया। जब घर की तलाशी ली गई तो मंजर दहशतनाक था। वहाँ से सिर्फ मुस्तफा के खून के निशान ही नहीं बल्कि भारी मिकदार में ड्रग्स और 60 से ज्यादा लैपटॉप्स मिले, जिनसे एक इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क चलाया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे बढ़ी तो पता चला कि मुस्तफा का फोन अरमगान के घर के पास ऑफ हुआ था। CCTV फुटेज ने तस्दीक कर दी कि अरमगान ही मुस्तफा की गाड़ी चला रहा था और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुस्तफा आमिर को करने से पहले अरमगान और शराज ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि मुस्तफा को मारने से पहले उन्होंने टॉस किया कि मुस्तफा को गोली
जाए या उसे जिंदा जला जाए। उन्होंने फैसला किया कि वो न सिर्फ उसे खत्म करेंगे बल्कि उसकी पहचान तक मिटा देंगे। जब मुस्तफा की मां वजीहा आमिर ने मार्शा पर इल्जाम लगाया तो हैरत अंगेज तौर पर मार्शा फौरन अमेरिका चली गई। पुलिस ने इंटरपोल से राब्ता करने की कोशिश की लेकिन अमीर और बासर लोगों की इस केस में रुकावटें आती गईं। इधर अरमगान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया लेकिन कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया। वो मुझे 2 जॉब दे रही थी और जॉब देते हुए उसने मैं डैमेज किया था। उस पर कट्स आए थे, निशान आए थे और उसने ये हरकत जान की की थी। तो आमिर ने मुझे एक छिले हुए केले का इमोजी भेजा था जिससे उसने ये ज़ाहिर किया था कि वो इस सारी शरारत में जुमा के साथ मुलव्विस था और वो हंसी कर रहे थे। मुस्तफ़ा ने मुझे एक बार नहीं 2 बार वो छिले हुए केले के इमोजी भेजे थे ये जाहिर करने के लिए कि हाँ मैं इस शरारत में इन्वॉल्व था। मैं इनकी इस हरकत की वजह से खूब गुस्सा था and I was very angry at what they did। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी खुद भी इस केस की जद में आए क्योंकि रेड के वक्त उनके घर से गैर कानूनी असला और ड्रग्स बरामद हुए थे। उनका मौकिफ शुरू से काफी डिफेंसिव रहा। कामरान कुरैशी ने शुरुआती बयानात में कहा कि उन्हें अपने बेटे की इन एक्टिविटीज का इल्म नहीं था। उन्होंने कहा कि अरमगान की दुश्मनी या मुस्तफा के साथ क्या हुआ वो इससे बिल्कुल बेखबर थे। उन्होंने ये तस्लीम किया कि उनका बेटा पिछले 8 साल से चर्च का आदी था और अक्सर उनके नाम पर पार्सल मंगवाया करता था लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो जुर्म भी कर सकता है। कोर्ट में उनके लॉयर्स ने हमेशा ये पोजीशन ली कि अरमगान को फंसाया जा रहा है और जो असला घर से मिला वो प्लांटेड भी हो सकता है। हालांकि पुलिस ने इसे रेड किया। आज अप्रैल 2026 है। केस एंटी टेररिज्म कोर्ट में चल रहा है। 1 साल से ऊपर गुजर गया लेकिन इंसाफ अभी भी दूर है। अरमगान ने हाल ही में जज पर नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन दी ताकि ट्रायल मजीद लेट हो सके। मुस्तफा की माँ आज भी सिंध हाई कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें ब्लड मनी नहीं सिर्फ अपने बेटे का इंसाफ चाहिए। मुस्तफा आमिर का केस हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानी सिर्फ 2 दोस्तों की दुश्मनी नहीं थी बल्कि ये निशानदही करती है उस रास्ते की जो टॉक्सिक हैबिट्स और गलत सोहबत की तरफ जाता है। इस केस से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहला सबक, सोहबत की पहचान। हमेशा ध्यान रखें कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं। अगर कोई दोस्त मुसलसल गलत कामों या तशद्दुद की तरफ मेल है तो वहाँ से किनारा कर लेना ही अक्लमंदी है। दूसरी बात, हालात को पहचानना। मुस्तफा और अरमगान के दरमियान काफी वक्त से इख्तलाफ चल रहे थे। जब रिश्तों में इतनी तलखी आ जाए तो तन्हाई में मिलने की बजाय हमेशा अपने घर वालों को आगाह रखें। गलती किसकी थी? हम किसी की जाती जिंदगी पर फैसला नहीं सुना सकते क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सच ये है कि गुस्सा और इंतकाम कभी किसी मसले का हल नहीं होते। मुस्तफा की वालदा आज भी इंसाफ की तलाश में है और दूसरी तरफ कितने ही लोग हैं जिनकी जिंदगियां इस एक हादसे से बर्बाद हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस केस का जल्द से जल्द इंसाफ करेगी ताकि मुस्तफा के घर वालों को सुकून मिल सके। हमारी ये वीडियो किसी की दिलआज़ारी के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पस के लिए है ताकि हमारी आज की नस्ल इन खतरनाक रास्तों से बच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।